हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स या एम या गोल और उसके टाइप्स को समझने का प्रयास किया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी उसी ऑब्जेक्टिव या वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव या व्यवहार परिवर्तन या व्यवहारिक जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का वर्गीकरण करता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि बीएस ब्लूम पहले एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया था, यानी ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाइड किया था। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है या जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है या जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या अगर अपने टर्म में कहें तो जो इंस्ट्रक्शनल या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्लासिफाइड किया था या उसका वर्गीकरण किया था, उसे कैटेगराइज करने का काम किया था। ठीक है, तो उन्होंने जो ये वर्क किया था उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी या हिंदी में ब्लूम का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक के हर एग्जाम के पेपर में इसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर ईयर में ब्लूम टैक्सोनॉमी पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और पूरे लाइफ टाइम जब तक आप टीचर बन के पढ़ाओगे तो हर दिन की क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट करने पड़ते हैं। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना या फार्मुलेट करना या उसकी पहचान करना या उद्देश्यों को बनाने के लिए हमें इसी टैक्सोनॉमी और इसी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इस लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका दोनों अप्रोच है बेटा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी है ये, क्योंकि हर चारों ईयर में ये इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं रिलेटेड। आपके इंटर्नशिप ओरिएंटेड भी है, जब आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जब आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आप स्कूलों में जाओगे, वहाँ भी पर डे आपको उद्देश्य निर्माण करना पड़ेगा, उद्देश्य बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप टीचर बन जाओगे और जब आप पढ़ाओगे तो पर डे की हर एक क्लास के लिए आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कह सकते हो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल ये पार्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्लियर? अब हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है या जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, टीचर किसी भी क्लास में क्या करता है, टीचर किसी भी क्लास में अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करने का काम करता है। जैसे आज की क्लास में अगर हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा रहा हूं तो हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या रहा होगा, हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य रहा होगा कि आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी से आप फेमिलियर हो जाओ, परिचित हो जाओ, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के टाइप्स या उसके फेजेस को अच्छे से जान लो, उन फेजेस में अंतर करना सीख जाओ, ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो सारे कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में आप जान लो, उसको ऑर्गेनाइज कर लो, उसको इंटरप्रेट कर लो, उसमें जो है डिफरेंशिएट करना सीख जाओ और खुद से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाना सीख जाओ। ये हमारा उद्देश्य था। ऐसे मान लो आप क्लास 6 में आपको अगर वाटर पढ़ाने जा रहे हैं, जल पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप क्या सोच के जाएंगे, हमें सोच के जाएंगे कि बच्चे जल के बारे में पहले से तो जानते ही हैं कि जल कितने प्रकार का होता है। तो बच्चा जानता है शुद्ध जल और अशुद्ध जल, बच्चा पहले से जानता है। तो आज हम जाएंगे तो बच्चों को क्या क्या सिखा के आएंगे, हम सिखा के आएंगे जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, और हम क्या सिखा के आएंगे, हम सिखा के आएंगे जल का भौतिक गुण क्या होता है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल है या रासायनिक गुण उसका क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका रासायनिक गुण क्या होता है, हम ये पढ़ा के आएंगे। यही उद्देश्य है बेटा। इसकी पहचान हम कैसे करें, हमें इसे किस तरह से बनाना चाहिए, यही सारी बातें हम
टेक्सोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। तो ब्लूम ने भी यही किया, जो ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, जो उद्देश्यों को टीचर बना के क्लास में पढ़ाने जाता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलाता है, वो पढ़ाने का काम करता है। तो इस अनुदेशनात्मक उद्देश्य को जो वर्गीकरण किया गया, जो इसको क्लासिफाइड किया गया, जो इसे क्लासिफिकेशन का जो स्कीम है बेटा, उसी स्कीम को हम ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं। और यही टेक्सोनॉमी का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। आप स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट ऑफ बिहेवियर दैट स्पेसिफाइज द लर्निंग आउटकम. A classification scheme categorizes a wide range of learning outcome into more manageable clusters that share some common dimensions. ठीक है, एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य में का व्यवहारिक रूप होता है जो सीखने के परिणामों को निर्दिष्ट करता है। एक वर्गीकरण योजना अधिक प्रबंधनीय समूहों में सीखने के परिणाम की एक विस्तृत श्रृंखला को वर्गीकृत करती है जो कुछ सामान्य आयामों को साझा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे ये ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है, उस ब्लूम टेक्सोनॉमी के कितने पार्ट हैं। तो हम यहाँ बता दें, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बेटा टोटल 3 फेजेस होते हैं। यानी ब्लूम ने अपनी पूरी टेक्सोनॉमी को, अपने वर्गीकरण को 3 मुख्य भागों में बांटा। जो पहला भाग है उसका नाम है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सुन लो ध्यान से, कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, इसको अच्छे से आप याद कर लो, कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष। जो इसका दूसरा डोमेन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष। फिर से सुन लीजिए, अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष। जो इसका तीसरा बेटा इसका क्लासिफिकेशन है, तीसरा जो इसका जो मेजर फेज है उसका नाम है साइकोमोटर डोमेन। फिर सुन लो, साइकोमोटर डोमेन, हिंदी में मनोगत्यात्मक पक्ष। साइकोमोटर डोमेन, मनोगत्यात्मक पक्ष। मनोगत्यात्मक पक्ष को हिंदी में हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे मनोगत्यात्मक कह लेते हैं, कुछ लोग मनोक्रियात्मक पक्ष भी इसको कहते हैं। तो हम ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के बेटा 3 डोमेन है। पहला डोमेन क्या है? पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष। तीसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन या मनोगत्यात्मक। इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, हम कहते हैं कि टीचिंग में टीचर क्या करता है? टीचिंग में टीचर बच्चों को टोपी पहनाता है। ठीक है, अब टोपी की स्पेलिंग क्या होती है? CAP। ठीक है, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। तो हम इसको ऐसे भी याद करते हैं कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम की टेक्सोनॉमी CAP है, कैप है। और जब कैप को हम से समझना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। हम इस 3 डोमेन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कॉग्निटिव डोमेन के। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है क्या चीज? संज्ञान क्या है? इसको समझने के लिए हमको उद्देश्यों के 3 भाग को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, आपको स्कूटी चलाने नहीं आता और आपके घर में कोई बड़ा आपको स्कूटी चलाना सिखाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले स्कूटी के सारे कलपुर्जों, उसके जो सारे कंट्रोल सिस्टम है,
ब्रेक है, एक्सीलेटर है, हैंडल है, लाइट है, हॉर्न है, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, यही कॉग्निटिव डोमेन है ना। तो हम क्या संज्ञान हो गया, हम जान गए कि स्कूटी चलाने के लिए के कौन कौन से बटन है, कि किन किन बटनों को हमें ऑपरेट करके स्कूटी चलाना है, ये कॉग्निटिव डोमेन हो गया। ऐसे जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाते समय हम जब किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी कंटेंट के का जब हम नॉलेज कराते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम ले, जैसे हमने एक छोटे बच्चे को सिखाया एक टॉफी और एक टॉफी कितना हुआ, बच्चे ने कहा 2 टॉफी, ये कॉग्निटिव डोमेन हो गया। ठीक है, एक डाल पे एक चिड़िया आके और बैठ गई, कितनी चिड़िया, 2 चिड़िया, ये कॉग्निटिव डोमेन हुआ। हम क्लास 6 में वाटर पढ़ाने गए और हमने बताया कि देखो भैया ये जल है, ये जल का सूत्र है, ये कॉग्निटिव डोमेन हो गया। हम किसी क्लास में गए और हमें कोई न्यूमेरिकल बतलाना है, हमने बताया देखो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये सूत्र, ये फार्मूला है और इस फार्मूले के ये कंपोनेंट है, ये कॉग्निटिव डोमेन हो गया। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक, तो आज और इस कॉग्निटिव डोमेन के बेटा टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, इसके कुल 6 भाग हैं, इनकी कुल 6 श्रेणियां हैं, इनका जो 6 लेवल इनका है, इन 6 लेवल्स को हम समझने का काम आज करने वाले हैं। ठीक है, ये 6 लेवल कौन कौन से हैं? अगर इन 6 लेवल्स की बात करें तो ये 6 लेवल है, में पहला लेवल है, जो पहले लेवल का नाम है उसे कहते हैं नॉलेज या ज्ञान। जो दूसरा लेवल है उसे हम कहते हैं कंप्रहेंशन या बोध। जो तीसरा लेवल है उसे हम कहते हैं ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इवेल्युएशन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बेटा टोटल 6 इसके लेवल्स हैं, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एप्लीकेशन है, ये मिला के टोटल 6 लेवल्स है। इन 6 लेवल्स को हम अभी समझने वाले हैं। एक बार फिर से इसको हम कॉग्निटिव डोमेन को हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें। द कॉग्निटिव डोमेन consists of objectives that relate to mental or thinking process. Mental activity such as memorizing, reading, problem solving, analyzing, synthesizing, drawing, conclusion. ठीक है, हम ये सारा का सारा काम हम संज्ञानात्मक डोमेन में कहते हैं, या कह सकते हैं संज्ञानात्मक जो उद्देश्य है, जो संज्ञानात्मक पक्ष है, उस वो पक्ष कैसा है, वह पक्ष मानसिक सोच प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें हम याद करने का काम करते हैं। ठीक है, समस्या समाधान का काम करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, हम संश्लेषण करते हैं, हम चित्रण भी कर सकते हैं और हम उसका निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा काम हम संज्ञानात्मक पक्ष में करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर अब हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, अब आज की क्लास में इन 6 कंपोनेंट्स को हम आपके सामने फिर से रखने वाले हैं कि 6 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो जिससे बच्चे उद्देश्य बनाते हैं या टीचर जिससे उद्देश्य बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ब्लूम टैक्सोनॉमी के वो जो 3 डोमेन मैंने बताया था, देखो आपकी स्क्रीन सामने भी आ गया, हमने क्या क्या बताया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से हम कॉग्निटिव डोमेन के बाद फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में बेटा क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन में हम बच्चों को ज्ञान देने का काम करते हैं, और जो ये ज्ञान देने का काम है उसके टोटल 6 स्तर हैं,
जिन स्तर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इन स्तरों का नाम मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो पहले स्तर का नाम हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था नॉलेज। नॉलेज का मतलब किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है? उसका परिचय प्राप्त करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये नॉलेज होता है। जैसे मुझसे कोई पूछता है कि तुमको इस चीज का नॉलेज है क्या, तो हम कहते हैं हाँ है, या हम कहते हैं हाँ नहीं है। ठीक है, तो जो नॉलेज क्या करता है? नॉलेज इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक्स and universals, the recall of methods and process, or the recall of pattern, structure और setting। बात समझ में आ रही है? यानी जो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान टोटल फोकस किस पे होता है? रिकॉल पे होता है। रिकॉल का मतलब प्रत्याय स्मरण करना या पुनः याद आ जाना। जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको टेबल याद कराया जाता है और टीचर उससे वही पूछते भी हैं। टीचर उससे क्या पूछते हैं? टीचर उससे पूछते हैं 2 1 जा, या 4 5 जा, या 4 5, तो बच्चा बता देता है कि 20 या 20 बता देता है। तो ये कैसे बताता है? वो जो पहले याद किया था वो उसको याद आ जाता है। यानी नॉलेज क्या है? नॉलेज किसी सार्वभौमिक चीज को याद करना या उसको प्रत्यास्मरित करना, उसको मेमोराइज और रिकॉल करने का काम हम नॉलेज में करते हैं। ठीक है, अब इस नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा, इस नॉलेज से रिलेटेड उद्देश्य बनाने के लिए हमारे पास कुछ एक्शन वर्ब है जो जिसको ब्लूम ने बताया था। अगर हमें ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य निर्धारित करना है, जैसे मान लो हम टीचर बने, क्लास में पढ़ाने गए और हमने मान लो फ्लावर पढ़ाया, या हमने फूड पढ़ाया, या हम इंग्लिश के टीचर हैं, हमने कोई स्टोरी पढ़ाई। ठीक है, या हमने सेल के बारे में पढ़ाया, या हमने वाटर के बारे में पढ़ाया, या हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया। तो नॉलेज अगर हम दे रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो अगर हमें नॉलेज के लिए बेटा ऑब्जेक्टिव बनाना है तो हमें कुछ एक्शन वर्ब याद करने पड़ेंगे। वो कुछ एक्शन वर्ब क्या है? उस एक्शन वर्ब का नाम है टेल, लिस्ट, मैच, डिफाइन, नेम, लेबल, आइडेंटिफाई, स्टेट, रिसाइट। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं बताना, सूची देना, ठीक है, मिलान करना, परिभाषित करना, नाम बताना, पहचानना, याद करना। हम इस तरह के कुछ एक्शन वर्ब इस्तेमाल करके हम उद्देश्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आज हम एक क्लास 7th में हम फ्लावर पढ़ाने जा रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हम फूल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और हमसे कोई पूछे एक टीचर के रूप में कि जब आप फूल बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा? तो इस उद्देश्य को बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका है बेटा कि एक्शन वर्ब हमें याद होने चाहिए। अगर ये एक्शन वर्ब याद है तो इन एक्शन वर्ब्स को जोड़ के हम उद्देश्य बना सकते हैं। अब बेटा उद्देश्य बनाने के लिए हम आपको 2 मंत्र बता रहे हैं या 2 हम आपको सेंटेंसेस बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस हिंदी वालों के लिए और एक सेंटेंस इंग्लिश वालों के लिए। तो सबसे पहले हम हिंदी वालों के लिए बता रहे हैं। हिंदी वाले एक लाइन याद कर ले, इसी लाइन से हम चाहे तो हर डोमेन के ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। ठीक है, और ये मंत्र क्या है? मंत्र है छात्र डैश 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 सकेंगे। क्या मंत्र है? छात्र डैश 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 सकेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो लर्नर विल एबल टू डैश डैश डैश। ये बेटा, ये हम कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमारा जो पैटर्न होगा, पैटर्न यही होगा, लर्नर विल एबल टू डैश डैश डैश
छात्र डैश 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 सकेंगे। अब जैसे मान लो हम फ्लावर पढ़ाने गए, जब हम फ्लावर क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? फ्लावर के पार्ट के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आगे आपके बच्चे फूलों के भागों के बारे में अगर वो जान जाएंगे, उनका नॉलेज हो जाएगा, तो इसके लिए हमें उद्देश्य क्या बनाना पड़ेगा? हमें उद्देश्य बना सकते हैं लर्नर विल एबल टू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। हमने क्या किया? लर्नर विल एबल टू डैश 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 में हमने क्या लिया? पहले एक्शन वर्ब ऊपर से लिया। ऊपर एक्शन वर्ब किसका था? नो का था। एक्शन वर्ब था डिफाइन का, एक्शन वर्ब था मैच का, एक्शन वर्ब था मेमोराइज का। हम उस वर्ड को हमने लगा लिया, तो क्या सेंटेंस बन गया? सेंटेंस बन गया लर्नर विल एबल टू डिफाइन, एबल टू नो, एबल टू आइडेंटिफाई, एबल टू स्टेट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। ऐसे अगर हिंदी बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? हिंदी बना सकते हैं छात्र, अब देखो डैश डैश को भरना है, कैसे भरेंगे? छात्र फूलों के, छात्र फूल के महत्वपूर्ण भागों के बारे में जान सकेंगे। तो जानना क्या है? एक्शन वर्ब है। अगर मान लो हमने यहां लगाया, हमने यहाँ पे लगा दिया, मान लो टेल लगा दिया या बता सकेंगे लगा दिया, तो बना लेंगे छात्र फूलों के प्रमुख भागों के बारे में जान सकेंगे, हटा दो, लगा दो बता सकेंगे। छात्र फूलों के भागों को पहचान सकेंगे, ठीक है। लर्नर विल एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं। और जो जितने भी बेटा ये डोमेन है, इन डोमेन के जितने कंपोनेंट हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन के टोटल 6 कंपोनेंट हैं, तो 6 कंपोनेंट्स के लिए अपने स्पेसिफिक एक्शन वर्ब है। उन एक्शन वर्ब को हम इस तरह से जोड़ के हम उद्देश्यों का निर्माण कर लेते हैं। यही ब्लूम टैक्सोनॉमी का हिसाब किताब है, ठीक है। तो हमने अभी किसका देखा? हमने भी नॉलेज को देखा, नॉलेज के पार्ट को देखा। और नॉलेज का एक्शन वर्ब क्या था टेल, लिस्ट, मैच, डिफाइन, नेम, लेबल, आइडेंटिफाई, स्टेट, रिसाइट, ठीक है। बता सकेंगे, सूची बना सकेंगे, मैच कर सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे, नाम कर पाएंगे, लेबल कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे। और स्टेट का मतलब होता है कथन कर सकेंगे, याद कर सकेंगे। इन सारी बातों को आप लगा के क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। ये तो कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट हुआ। अब हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं, आपको मैं 1 मिनट के लिए एक मौका दे रहा हूं। अगर इसमें से बेटा कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप हमसे अभी तुरंत डिस्कस कर लो, क्योंकि ये बहुत ही कोर पार्ट है। अगर यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेक कर रहा हूँ क्लास, और आप मुझसे जरा सा क्वेश्चन आंसर कर लो, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर लो। कोई डाउट है? अब जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में बोध होता है। और नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान। और दूसरा बोध या कॉम्प्रहेंशन। और बोध का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में जान जाते हैं तो धीरे धीरे उसको हम समझना शुरू कर देते हैं, उसकी समझ हमको धीरे धीरे आने लगती है। जैसे मान लो शुरू में ही मैथमेटिक्स की क्लास हो और फर्स्ट डे आप क्लास में जाओ, तो टीचर ने जो बताया वो उसका नॉलेज तो हो जाता है, हम तो जान तो जाते हैं कि ये फार्मूला है, इसको ऐसे ऐसे यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन हम एग्जैक्टली अभी भी हम सॉल्व करना नहीं जानते।
लेकिन जब हम एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ कंफ्यूज होते हैं, फिर टीचर से पूछते हैं, तो धीरे 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 हमारी समझ बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो समझ का पार्ट है, ये जो समझ है यही बोध है। यानी ज्ञान के बाद जो दूसरा लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का, वो बोध का है या कॉम्प्रहेंशन का है या अंडरस्टैंडिंग का है। अंडरस्टैंडिंग से भी इसको आप समझ सकते हो, है ना। तो कॉम्प्रहेंशन रेफर्स टू a type of understanding such that the individual can make us of the material or the idea being communicated without necessarily relating to other material or seeing its fullest implication। ठीक है, यानी कंप्रहेंशन क्या है? कंप्रहेंशन एक तरह की समझ से संदर्भित है, यानी समझ के बारे में बताता है जो किसी व्यक्ति का किसी सामग्री के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी संप्रेषण के लिए हो सकता है, या जो है समझ को वो संप्रेषित कर सकता है, या उसके लिए निहितार्थ देख सकता है, यानी उसका मतलब क्या है ये जान सकता है। ठीक है, इस स्तर में सीखने के परिणामों को व्यक्त किया जाता है। और इसके लिए बेटा यहाँ भी कुछ एक्शन वर्ब है, यही एक्शन वर्ब हमें याद करना पड़ेगा कि नॉलेज वाला एक्शन वर्ब कौन सा है, कॉम्प्रहेंशन वाला एक्शन वर्ब कौन सा है, ठीक है, इवेल्युएशन वाला कौन सा है, एनालिसिस वाला कौन सा है, सिंथेसिस वाला कौन सा है, एप्लीकेशन वाला कौन सा है, हमें ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके एक्शन वर्ब क्या है इस लेवल के? इस लेवल के एक्शन वर्ब है एक्सप्लेन, रीराइट, एक्सटेंड, एस्टिमेट, परहैप्स, कन्वर्ट, इन्फर, प्रेडिक्ट, इंटरप्रेट, और ऐसे ही ढेर सारे वर्ड हैं। ये पूरी ब्लूम टैक्सोनॉमी मैं भी आपको भेज दूंगा, आपको मैं इसकी पिक्चर आपको मैं भेज दूंगा, जिसमें ये सारे एक्शन वर्ब को कैटेगराइज किया गया है। तो आप वहां से अच्छे से आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। वो सारे एक्शन वर्ब वहां पे लिखे हुए हैं, है ना। एक मैं इमेज आपको भेजूंगा क्लासरूम में, तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्शन वर्ब समझाने के लिए आपके सामने है। कौन कौन से एक्शन वर्ब है? एक्शन वर्ब है एक्सप्लेन करना यानी व्याख्या करना, रीराइट का मतलब दोबारा लिखना या फिर से लिखना, एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, ठीक है, कन्वर्ट परिवर्तित करना, प्रेडिक्ट भविष्य करना, इंटरफर इन्फर, ठीक है, और ऐसे ही इंटरप्रेट। ये सारे वर्ड हैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम जो है एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करके हम उद्देश्यों का निर्माण कर सकते हैं। वो उद्देश्य बच्चों के समझ से पर आधारित होगी, उनके कंप्रहेंशन पे वो एम्फेसाइज करेगी, उस पे वो बेस्ड करेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे फिर आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। मान लिया बच्चों से अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो और बच्चा अगर इसका आंसर दे पा रहा है कि शरीर में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया क्या है, शरीर में खून के बहाव या उसका सर्कुलेशन या बहने का की प्रक्रिया क्या है, समझाइए। या बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, एस्टिमेट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बुक, पुस्तक के उत्पादन की लागत से आप क्या समझते हैं, इसका अनुमान लगाइए। या इंग्लिश की बात करें, हमने जो स्टोरी आपको सुनाई उसके अंत में क्या होने वाला है, यानी यही प्रेडिक्शन हुआ ना। जैसे आप कोई सीरियल देखते हो और सीरियल अगर आपके समझ में आ गया, आपको सीरियल का बोध हो गया, तो आगे क्या होने वाला है आप गेस कर पाते हो, आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, ठीक है, आप फोरकास्ट कर पाते हो। तो इसी को हम कहते हैं समझ का स्तर। अब अगर समझ के स्तर के लिए अगर हमें उद्देश्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हम अपने फिर फ्लावर पे ही आते हैं। फ्लावर को लेकर जब एग्जाम्पल बनाए थे, फिर फ्लावर पे ही आते हैं। अब हम सोचेंगे कि फ्लावर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो समझ के स्तर का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो हम फिर अपने उसी जादुई शब्द की तरफ जाएंगे। वो जादुई शब्द क्या है? लर्नर will able to explain
most explain the important part of flower. छात्र फूलों के महत्वपूर्ण भागों की व्याख्या कर सकेंगे। ये बेटा बोध का प्रश्न बन गया, या ये कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस बन गए, कंप्रहेंसिव ऑब्जेक्टिव बन गई। लर्नर विल एबल टू predict another type of flower. छात्र दूसरे फूलों के बारे में भविष्य कथन कर सकेंगे या अनुमान लगा सकेंगे या भविष्यवाणी कर सकेंगे। जैसे मान लो अगर आपने क्लास में हिबिस्कस फ्लावर को अगर यूज किया, हिबिस्कस फ्लावर के भागों के बारे में बताया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हिबिस्कस को पढ़ने के बाद अगर वो किसी दूसरे फूलों का अनुमान लगा सके, दूसरे फूलों के बारे में अगर वो जान सके, तो हम कह सकते हैं कि छात्र क्या करेगा, किसी अनदर फ्लावर, किसी दूसरे फूलों के पार्ट्स के बारे में वो भविष्यवाणी कर सकता है। जैसे सर ने बताया कि इसमें कौन कौन से पार्ट है फ्लावर के, तो वही पार्ट दूसरे वाले फूल, तीसरे वाले फूल, चौथे वाले फूल में होंगे। तो इसका अनुमान लगा सके, अगर समझ सके, इसका मतलब उसने उसको फ्लावर समझ में आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जैसे मान लो एक एक्शन पर हम रीराइट कर ले। रीराइट का मतलब हमने मान लो कोई डिफिनीशन बच्चों को बताई, हमने बताया फूलों के कितने भाग होते हैं, हमने बताया बच्चों, और बच्चा क्या करे, इन भागों को खुद से रीराइट कर सके, इन्हें फिर से अगर वो लिख पाए। जैसे मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ पार्ट अपनी नोटबुक पे नोट भी कर रहे होंगे, और फिर मैं आपको तुरंत एक क्वेश्चन दे दूं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन से आप क्या समझते हो, और आप इसको लिख पाओ, तो ये भी बोध का पार्ट हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा तीसरे भाग की, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, ये इसका तीसरा भाग होता है, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। ठीक है। तो एप्लीकेशन, यूज ऑफ abstraction which may be technical principle, ideas and theories in particular and concern situation. Some action verb that describe learning outcome at this level as follows. ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है बेटा हमने क्लास में जो नियम पढ़े, जो सिद्धांत पढ़े, जो सूत्र पढ़े, उन सूत्रों के आधार पर हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको अनुप्रयोग बोलते हैं। जैसे हमने क्लास में किसी बच्चे को एक टॉफी से एक टॉफी जोड़ना सिखाया, या चिड़िया का एग्जाम्पल देके जोड़ना सिखाया, या हमने उसको 2+3=5 करना सिखाया। अगर मैं 2+3=5 हमने उसको सिखा दिया, तो उसके बाद वो अपने से जोड़ना सीख जाए, अपने से किसी भी संख्या को जोड़ना सीख जाए। जैसे हमने टॉफी जोड़ना सिखाया और उसको पेंसिल को भी वो जोड़ लिया, उसने कह दिया कि मेरे बॉक्स में 5 पेंसिल है। किसी ने पूछा कैसे 5 पेंसिल है, उसने कहा देखो ये रेड वाली पेंसिल 2 मेरे पास है, 2 पेंसिल मेरे पास ग्रीन वाली है और 1 पेंसिल ब्लैक वाली है, और देखो ये 5 पेंसिल हो गई। ये एप्लीकेशन हो गया, क्योंकि टीचर ने टॉफी का एग्जाम्पल लिया था, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे 2 में 3 जोड़ना सिखाया था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया, यानी सिखाई गई चीजों का अनुप्रयोग कर लिया, या उसके एप्लीकेशन वेब फॉर्म में लेवल पे चला गया। ठीक है। तो इस एप्लीकेशन या इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो एक्शन वर्ब है बेटा, वो एक्शन वर्ब है कंप्यूट, गणना करना, ऑपरेट, संचालन करना, मैनिपुलेट, हेरा फेरी करना, सोल्व, हल करना, ड्रा, रेखांकित करना,
चेंज परिवर्तित करना, डेमोस्ट्रेट प्रदर्शन करना, यूज उपयोग करना, ठीक है, एम्प्लॉय माने इंगित करना। ये जो एक्शन वर्ब है, इन एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करके हम जो उद्देश्यों को बनाते हैं वो उद्देश्य एप्लीकेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इन तथ्यों को इन तथ्यों को दिए जाने पर ब्याज के दर की गणना कीजिए। कंप्यूट द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन गिवन दीज फैक्ट्स, ठीक है। जैसे हमने 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 बनाया, अगर कंप्यूट से अगर हम कोई अगर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लर्नर लर्नर विल एबल टू कंप्यूट कंप्यूट के आगे आपको जो कंप्यूट कराना है उसको जोड़ दो। क्या कंप्यूट कराना है, किसी गणना करानी है, कंप्यूट नंबर ऑफ पेडल्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर, ठीक है। छात्र गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों की गणना कर सकेंगे। लर्नर विल एबल टू कंप्यूट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ टॉफी, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। लर्नर विल एबल टू सॉल्व फ्रैक्शन, लर्नर विल एबल टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है। छात्र फूलों के स्त्री केसर की का रेखांकन कर सकेंगे। हम इस तरह से जो हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे बेटा, ये सारे ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें क्लास में पूरा करना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है एनालिसिस या विश्लेषण। एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे हम काम नहीं कर सकते। एनालिसिस का मतलब होता है किसी के बारे में गहराई से अध्ययन करना, ठीक है। एनालाइज का मतलब ये होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के सारे डोमेन, उसके सारे डायमेंशन या उसके सारे पार्ट या उसके सारे कंपोनेंट्स को हम अच्छे से ध्यान पूर्वक अगर हम देख पाते हैं, उसे क्रिटिसाइज कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने एनालाइज कर लिया या हमने इसका विश्लेषण कर लिया। इस विश्लेषण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल वो है, जैसे मान लो अभी त्योहारों का सीजन आने वाला है, हम अपने लिए कपड़े लेने गए। जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो उस कपड़े को हम बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, हम उसकी जो है मटेरियल की क्वालिटी देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसकी डिजाइन देखते हैं। ये सब कुछ अगर ओके हुआ तो फिर उसको हम पहनते हैं और ट्रायल रूम में जाके मिरर में देखते हैं इस कपड़े में हम कैसे लगे। यानी उस क्लॉथ के वो का ओवरऑल आपने जो उसको जो क्रिटिसाइज किया या जो उसको एनालाइज किया, यही विश्लेषण है। इसी को विश्लेषण कर एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल हम आपको बताएं विश्लेषण करने का। जैसे मान लो हम शादी वादी के लिए जब हम लड़की देखने जाते हैं, तो उस लड़की को जब हम देखने जाते हैं तो हम उसको भी बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसकी हाइट, उसका कलर, उसकी पढ़ाई, उसकी हॉबीज, उसकी एक्टिविटीज, है ना, उसका चलना, उसका बोलना, उसका उठना बैठना, एक एक चीजों पे जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनका बहुत ही बारीकी से उसको एनालाइज करते हैं। तो इसको भी हम एनालिसिस का पार्ट कहते हैं, यही एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस ब्रेकिंग अप ऑफ कम्युनिकेशन or text into its
constituent element are part, such that the relative hierarchy of ideas is made clear, and or the relations between the ideas expressed are made explicit. Some action verb that describe learning outcomes at this level. ठीक है, विश्लेषण क्या करता है? विश्लेषण का के घटक तत्व क्या है? घटक तत्वों या भागों में संचार या पाठ का टूटना, जैसे कि विचारों के सापेक्ष पदानुक्रम को स्पष्ट किया जाता है, और या व्यक्त विचारों के बीच संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। इस स्तर में सीखने के परिणामों का वर्णन करने वाली कुछ प्रक्रिया, ठीक है, उन प्रक्रियाओं से हम इसको समझ सकते हैं। एनालिसिस करने का मतलब किसी चीज के बारे में हमारा खुद का व्यू पैदा हो जाना। जैसे मान लो अगर हमने फ्लावर को पढ़ लिया है, तो फ्लावर के सारे पार्ट को हम अच्छे से एनालाइज कर सकें, उसको डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है, उसको सेपरेट कर सकें, उसको हम सेलेक्ट कर सकें, हम कोई दूसरा भी फ्लावर मिल जाए तो वहां भी हम सेलेक्ट कर सकें, हम उससे किसी पार्ट को पॉइंट आउट कर सकें, हम उसको किसी दूसरे से रिलेट कर सकें। तो ये सारी चीज खूबियां अगर हमारे अंदर आ गई, इसका मतलब आ गया कि हमने उसका अच्छे से विश्लेषण कर लिया है। यानी ये बेटा एप्लीकेशन के ऊपर का लेवल है। जब बच्चा इस लेवल में पहुंच जाता है तो उसको नॉलेज और अच्छे ढंग से हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्शन वर्ब है। वो एक्शन वर्ब क्या क्या है? ब्रेक डाउन, सेपरेट आउट, सब डिवाइड, डिफरेंशिएट, एनालाइज, डिस्टिंग्विश। इतने जो मैंने अभी एक्शन वर्ब लिए, इन सारे एक्शन वर्ब का मतलब होता है, अगर इसको अगर एक तरह से समझ ले, यानी इसका मतलब होता है अच्छी तरह से बारीकी से अलग अलग करके समझना। ब्रेक डाउन का मतलब आप जानते हो, ठीक है, किसी चीज को तो अलग अलग कर देना, तोड़ना। सेपरेट आउट का मतलब भी होता है दो भागों में बांट देना। सब डिवाइड का मतलब होता है उसको हम जो है डिवाइड कर लें या उसको अलग अलग कर लें। डिफरेंशिएट का भी मतलब होता है यही, अंतर कर पाए। एनालाइज का मतलब जनरली यही होता है कि हम उसको विश्लेषित करने का मतलब उसको तार तार अलग अलग कर पाए। और डिस्टिंग्विश का भी मतलब लगभग यही होता है। पॉइंट आउट का मतलब होता है इंगित करना, यानी जो उसका स्पेसिफिक पार्ट है उसको हम पॉइंट आउट कर सकें, उसको हम इंगित कर सकें, हम बता सकें देखो ये वाला पार्ट इसमें चीज है। ये हम तभी बता पाएंगे जब हम एनालिसिस कर पाए। जैसे आप 5 मीटर की साड़ी खरीदने गए और उस साड़ी को देखते देखते आपने बता दिया करे यहाँ पे तो एक बहुत ही छोटा सा सुराख है, साड़ी खराब है। तो ये पॉइंट आउट करना। रिलेट करने का मतलब क्या हुआ? रिलेट का मतलब होता है किसी दूसरी चीज से इसको आपस में रिलेट कर लेना, इसको जोड़ लेना, ठीक है। तो ये बेटा एनालिसिस का ये पार्ट हुआ। तो एनालिसिस में कौन कौन से आए? एक्शन वर्ब, ब्रेकडाउन आया, सेपरेट आया, आउट आया, सब डिवाइड आया, डिफरेंशिएट आया, एनालाइज आया, सेलेक्ट, डिस्टिंग्विश, पॉइंट आउट एंड रिलेट। ये सारे वर्ड्स, ठीक है। पॉइंट अब अगर इससे रिलेटेड हमको कोई मान लो बच्चे किस प्रश्न का आंसर दे पाए कि हम समझ जाए कि बच्चों को एनालाइज करना आ गया। जैसे बच्चा से हम कोई क्वेश्चन पूछे, पॉइंट आउट द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, पॉइंट आउट द मेन part of flower, distinguish the relevant form in relevant detail in this passage, या relate the ending of the story to the beginning of the fable। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऊपर एक्शन वर्ब्स है, इन एक्शन वर्ब से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव बना पाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एनालाइज करना या पॉइंट। ये जैसे हमने बना लिया, लर्नर विल एबल टू पॉइंट आउट दिस दिस दिस। छात्र
इसके बारे में इंगित कर सकेंगे, छात्र इसमें अंतर कर सकेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा स्टूडेंट लर्नर विल एबल टू डिफरेंशिएट लीफ एंड फ्लावर। छात्र पत्तियों और फूलों में अंतर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। और ये हमारा था एनालिसिस का पार्ट। जो इसका नेक्स्ट लेवल है एनालिसिस के बाद, जो इसका 5वां चरण है, उस 5वें चरण का नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है चीजों को आपस में जोड़ना। यानी अगर हम बहुत ही इन शॉर्ट कहें तो हम कह सकते हैं जो टुकड़े हैं, जो पार्ट हैं, उनको जोड़ना। तो किस टुकड़े को जोड़ना है, यहाँ पे किस पार्ट को जोड़ना है? हम जब किसी चीज की एनालिसिस करते हैं तो हमें ढेर सारी जानकारियां या ढेर सारा नॉलेज हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी चीज को एनालाइज करना शुरू करें तो उसके बारे में ढेर सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। उन इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ने को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस को एक इस वे में हम समझ सकते हैं। दूसरे वे में सिंथेसिस का मतलब होता है हमारा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या किसी विषय के लिए हमारा जो पहले से पूर्व ज्ञान होता है और जो आज की पढ़ाई से या आज के एनालिसिस से हमको जो नया ज्ञान मिला है, उन दोनों ज्ञान को आपस में कनेक्ट करना, उनको आपस में जोड़ना या उनको आपस में मर्ज करने के काम को हम बेटा सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर इस पूरे पैटर्न को एक बार फिर से हम रिकॉल करें तो क्या हुआ? पहले हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद हमें उसका बोध होने लगता है, हमें वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जब हमें चीजें समझ में आने लगती है तो हम धीरे धीरे उसका अपने आप उसका यूज करना शुरू कर देते हैं, उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और जब हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं या उसका अनुप्रयोग शुरू कर देते हैं, तब हमें उसके बारे में थोड़ी सी गहराई से नॉलेज होने लगता है और हम उसको विश्लेषित करना शुरू कर देते हैं, उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे, उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को हम अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब हम चीजों को अलग अलग करना शुरू कर देते हैं, जब उसको हम कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं, उसको जब एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, उसमें अंतर करना शुरू कर देते हैं या वर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उससे निकलकर जो नॉलेज हमारे पास आता है, उन सारे नॉलेज को हम आपस में मर्ज कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। इसी जोड़ने की घटना को या इसी जोड़ने का जो स्तर है, उस स्तर को हम क्या बोलते हैं? हम उसको सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना? सिंथेसिस पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्ट्स टू फ्रॉम होल। दिस involves the process of working with pieces, part, elements, etc. and arranging and combining the constitute a pattern or structure not clearly seen or observed before. यानी पढ़ाते समय उन सारी चीजों को हम आपस में जोड़ने का काम करते हैं जो हमें पहले से अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता। तो सिंथेसिस क्या करता है? सिंथेसिस संपूर्ण बनाने के लिए तत्वों और भागों को एक साथ रखने का काम करता है। इसमें टुकड़ों को, भागों को, तत्वों आदि को एक साथ काम करने की प्रक्रिया शामिल है। और एक पैटर्न या एक संरचना का गठन करना या उनका संयोजन करना, जो पहले स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था, उन सारे नॉलेज को हम अगर आपस में कलेक्ट कर लें, उसको आपस में ऑर्गेनाइज कर लें, संगठित कर लें, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, या सीखने के इस परिणाम को हम क्या बोलेंगे? सिंथेसिस कहते हैं। तो टीचर बेटा क्लास में सिंथेसिस का भी ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। जब क्लास में पढ़ाने जाता है तो ये ऑब्जेक्टिव बनाता है कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चा किन किन चीजों का विश्लेषण कर पाएगा और विश्लेषण करने के बाद किन किन चीजों को वो संगठित कर पाएगा या सिंथेसिस कर पाएगा या किसका संश्लेषण कर पाएगा। इसके लिए भी कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, जैसे कंपोज।
कंपोज करने का मतलब क्या होता है? कंपोज करने का मतलब होता है रचना करना, है ना। जैसे कविताएं क्या होती हैं? कविताएं लिखी नहीं जाती, कविताएं जो है रची जाती हैं, यानी उसको हम कंपोज करते हैं। फार्मुलेट, फार्मुलेट का मतलब बनाना, है ना। रीराइट माने चीजों को समझकर दोबारा लिखना। डिजाइन, चित्रण करना। रिकॉग्नाइज, पुनर्गठन करना। क्रिएट, निर्माण करना। रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण करना। कैटेगराइज, श्रेणीबद्ध करना। क्लासिफाई, वर्गीकृत करना आदि कुछ बेटा इसके एक्शन वर्ब हैं, जिन एक्शन वर्ब्स का यूज करके हम सिंथेसिस के लिए ऑब्जेक्टिव बनाने का काम करते हैं। अब बेटा जो नेक्स्ट इस पे पेज आपके सामने आने वाला है, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों के अंदर कौन सी एबिलिटी आ जाएगी अगर बच्चा क्या कर पाए। रीराइट द एंड ऑफ द स्टोरी, जैसे टीचर ने स्टोरी पढ़ा दी और बच्चे ने उसकी एंडिंग अपने से लिख ली, या उसके किसी पार्ट को अपने से लिख लिया, या उसको अपने से वो समराइज कर लिया, तो ये जो है सिंथेसिस का पार्ट माना जाएगा। कंपोज अ हाइकू अबाउट रेन ड्रॉप, ठीक है। आप रेन ड्रॉप पे कोई हाइकू लिख लें, कोई आप एक छोटा सा ब्लॉग लिख लें, या अपना एक मत खुद से लिख लें, तो ये भी सिंथेसिस का बात होगा। क्योंकि रेन ड्रॉप के बारे में टीचर ने स्कूल में पढ़ाया, और स्कूल में जो भी टीचर ने नॉलेज रेन ड्रॉप के बारे में दिया, और आपके माइंड में जिसको वो एनालाइज किया, उन सबको आप समराइज करके आप अपने से कुछ लिख पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, कल भी हम बात फ्लावर की कर रहे हैं, अगर फ्लावर पे अगर हम कोई ब्लॉग लिख लें, फ्लावर पे हम कोई हाइकू लिख लें, या फ्लावर्स के विभिन्न भागों को हम खुद से रीराइट कर लें, पुनर्लिखित कर लें, या उनकी संरचना को हम संगठित कर लें, या फूलों के समस्त भागों की डिजाइन बना लें, या उसका आरेख बना सके अपने से, तो ये सब संश्लेषण का पार्ट होगा। अगर इसके लिए हमें अगर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना है, देखो यहाँ फॉर्मुलेट वर्ड आ गया। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या हुआ? हमने आपको एक्शन वर्ब भी बता दिए, हमने आपको ऑब्जेक्टिव लिखने का मेथड ही बता दिया। अगर आप अपने से ऑब्जेक्टिव लिख पाते हो, अगर आप अपने से एक ऑब्जेक्टिव बोल पाते हो सिंथेसिस का, इसका मतलब आपको खुद सिंथेसिस करना आ गया। जो चीज अभी मैं आपको सिखा रहा था उसमें सिंथेसिस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो क्या हो जाएगा? लर्नर विल एबल टू डिजाइन। हमने बताया कि अगर हम खुद से अगर हम ऑब्जेक्टिव बना ले, हम जैसे बना ले, लर्नर विल एबल टू डिजाइन वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। छात्र फूलों के विभिन्न भागों का चित्रण कर सकेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव हुआ बेटा, ये ऑब्जेक्टिव सिंथेसिस का ऑब्जेक्टिव हुआ। अगर क्लास में इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम पूरा कर लेते हैं, इसका मतलब बच्चों को सिंथेसिस करना आ गया, ठीक है। ऐसे हम लिख दें, लर्नर विल एबल टू फॉर्मुलेट अ न्यू फॉर्मूला फॉर, कुछ भी फॉर्म में जोड़ दो, फॉर सिंपल इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कुछ भी जोड़ दो। तो ये क्या हो गया? ये भी सिंथेसिस का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। लर्नर विल एबल टू रीराइट, या लर्नर विल एबल टू डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ लाइट। ये भी एक सिंथेसिस का ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है। यानी छात्र प्रकाश के सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के सिद्धांतों का पुनर्गठन कर सकेंगे, ठीक है ना। छात्र ब्याज के सूत्र को स्थापित कर सकेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, जो टीचर ऑब्जेक्टिव क्लास में चलेगा, जिसको फुलफिल करेगा, ये सब सिंथेसिस की क्राइटेरिया के ऑब्जेक्टिव हो गए बेटा।
अब जो इसका 6th और सबसे हाईएस्ट लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल क्या कहलाता है? वो हाईएस्ट लेवल कहलाता है इवेल्युएशन। ठीक है, तो इवेल्युएशन का लेवल हमने बताया सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब इवेल्युएशन का मतलब, इवेल्युएशन का मतलब होता है सीखी हुई चीजों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन या इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्य आंकना। जैसे हम कोई चीज हम उठाएं और कहें कि ये तो लग रहा है कि बड़ा कीमती होगा, ठीक है, तो हमने कहा ये कीमती होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं को हम जानते हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़ा कीमती होगा। ठीक है ना। मूल्य आंकने से संबंधित बड़ा एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था, उसके बाद आप मूल्यांकन समझ पाओगे अच्छे से। एक साधु महाराज थे, उनके यहाँ एक शिष्य काम करता था। उसने उसने अपने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आप कैसे ये जान पाते हैं कि कौन कैसा है? तो उन्होंने कहा कोई इसको समझना है तो ऐसा करो, लो एक पत्थर लो और इसका रेट आप, तुम जाओ बाजार में पता लगा के ले करके ले आओ और किसी को बेचना मत। तो वो सब्जी वाले के पास गया तो उसने सोचा कि इससे एक वो अच्छा तोलने का जो है बाट बन जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है, तुम 2 मूली ले लो, इस पत्थर को दे दो। और आगे गया तो एक जो है बनिया के पास गया तो उसको वो भी यही सोचा कि इससे जो है बड़ा चमकीला पत्थर है, इससे हम कुछ बना लेंगे। तो वो क्या किया, वो उससे कहा ठीक है, तुम 1 किलो चावल ले लो। फिर और आगे गया, एक सुनार के पास गया तो सुनार ने कहा कि पत्थर बड़ा चमकीला है, इसकी अंगूठियां ढेर सारी बन जाएंगी और अच्छा कीमत मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, तुम इसके जो है 10,000 रुपए ले लो। जब और आगे गया तो एक जौहरी से मिला। जौहरी ने देखते ही वो उसका पैर पकड़ लिया, कहा कि इसकी कीमत हम नहीं दे सकते, हम आप तुम राजा के पास जाओ, क्योंकि हमारा पूरा दुकान भी की कीमत भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तंती में चकरा के वापस कहा तो कहा देखो ये पारस पत्थर है। व्यक्तियों का मूल्य, इस पत्थर वही था लेकिन अपनी समझ के हिसाब से सबने इसका मूल्य आंका। ठीक है, हम मूल्य किसी चीज का कैसे आंकते हैं? हमारी जो समझ होती है उसी समझ के हिसाब से हम किसी भी वस्तु का मूल्य मापते हैं। कोई वस्तु किसी के लिए मूल्यवान होती है, किसी के लिए मूल्यवान नहीं होती है। यानी इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? इवैल्यूएशन का मतलब जजमेंट से, जजमेंट अबाउट द वैल्यू, यानी किसी की कीमत आंकने से, है ना। आपके लिए बुक, बीएड की बुक आपको मिल जाए इवैल्यूएशन की, तो आपके लिए उसकी कीमत है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसे नोट्स बना लोगे। लेकिन एक रद्दी वाले को मिल जाए तो सोचेगा चलो इसकी पुड़िया बांधने के काम आएगा। तो हम जजमेंट किस पे करते हैं? हमारी जो अपना जो नॉलेज होता है, उस नॉलेज या हमारा जो अपना बोध होता है, उस बोध के आधार पर हम जो एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं, उसके आधार पर ही हम जजमेंट करते हैं और किसी का मूल्य आंकते हैं। इसीलिए सबसे हाईएस्ट डिग्री है बेटा कॉग्निटिव डोमेन का, क्योंकि हम मूल्य हम तभी आप किसी चीज का आंक सकते हैं जब हमें उसके बारे में ज्ञान हो, हमें उसका बोध हो, हम उसका अनुप्रयोग कर चुके हों, हम उसको विश्लेषित कर सकें। अगर हम उसको संश्लेषित कर पा रहे हैं तभी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, मूल्यांकन दोनों तरह का होता है। मूल्यांकन गुणात्मक भी होता है और मूल्यांकन जो है मात्रात्मक भी होता है, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का जजमेंट होता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि खीर कैसी है, तो आपने कह दिया कि 2 कटोरी है, ये उसका क्वांटिटेटिव जो है उसका इवेल्युएशन हो गया, यानी आपने उसकी मात्रा बता दी कि 2 कटोरी खीर हमारे पास है। ठीक है, और किसी ने बताया कि खीर बड़ी स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी बनी है खीर। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उसका क्वालिटेटिव इवेल्युएशन कर दिया। यानी इवेल्युएशन हम दोनों तरह से कर सकते हैं बेटा, मात्रात्मक हम मूल्यांकन कर सकते हैं और गुणात्मक मूल्यांकन भी कर सकते हैं। मूल्यांकन तो हम लोग इसके बाद वाले जो हमारा यूनिट है उसमें मूल्यांकन, या जो उसके बाद के जो आपके जो लेसन्स होंगे उसमें मूल्यांकन को ही समझने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हिसाब मूल्यांकन का ही है। ठीक है, तो मूल्यांकन क्लियर हो गया। मूल्यांकन क्या है? the judgment about the value of the material
and method for given purpose. Evaluation involves quantitative and qualitative judgment about the extent to which material and method satisfy criteria. यानी मूल्यांकन क्या है? दिए गए उद्देश्यों के लिए विधियों के मूल्य के बारे में निर्णय करना या उसके मात्रा के बारे में निर्णय करना, यानी किसी जो उद्देश्य हम जो पढ़ा रहे हैं उसका गुण कितना आया बच्चे में, बच्चा एक्चुअल कितना सीखा, इसका मात्रात्मक या गुणात्मक मूल्यांकन का निर्णय लेना ही इवैल्यूएशन है। जैसे अगर आप किसी क्लास में 50 मार्क्स पाए तो ये मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया। अगर आपसे कह दिया गया कि आप ए ग्रेड आए या बी ग्रेड आए या सी ग्रेड आए या फेल हो गई, तो ये इसका गुणात्मक मूल्यांकन हो गया। ठीक है, किस हद तक सामग्रियां विधियां वो सीख पाया है, इसका वर्णन करना मूल्यांकन का काम है। तो मूल्यांकन के लिए अगर हम ऑब्जेक्टिव बनाए बेटा, तो इसके लिए भी कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे अप्राइज माने मूल्यांकन, क्रिटिसाइज आलोचना करना, जज निर्णय लेना, कंपेयर तुलना करना, ठीक है, डिफेंड बचाव करना, कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, कॉन्ट्रास्ट विरोध करना, जस्टिफाई, ठीक है, औचित्य बताना, सपोर्ट समर्थन करना। कुछ मैंने ये एक्शन वर्ब बताए जिस एक्शन वर्ब का यूज करके हम इवैल्यूएशन के लिए हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ये जितने भी एक्शन वर्ब हैं ये तभी पूरा कर पाएंगे बच्चे जब बच्चों को आपने जो भी पढ़ाया है उसका नॉलेज पूरा हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे अपने से दे पाए, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। जस्टिफाई द यूज ऑफ पैराबल्स इन द प्रेसिडेंट स्पीच। राष्ट्रपति के भाषण के दृष्टांतों के उपयोग को सही ठहराते हैं। यानी राष्ट्रपति के भाषण में दृष्टांतों के उपयोग को सही ठहराते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति की स्पीच को किसी ने सुना, उसे क्रिटिसाइज किया, उसको एनालाइज किया, उसको सिंथेसाइज किया और ये निष्कर्ष पे पहुंच गया कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जो एग्जाम्पल्स लिए थे, जो अल्सरेशन किया था, वो अल्सरेशन ठीक था या नहीं। तो जस्टिफाई से रिलेटेड एक बन गया। जज द वर्थ ऑफ द लिटरेसी पीस अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया प्रीवियसली डिस्कस्ड। पहले चर्चा किए गए मानदंडों के अनुसार साहित्यिक कृति का मूल्यांकन करना। कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेनिश रेजाइम एंड द न्यू रिपब्लिक। ठीक है, स्पेनिश शासन और न्यू रिपब्लिक के दौरान देश की आर्थिक स्थितियों की तुलना करना। अब जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर हम अपने साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करें, या हम जो साइंस टीचर अगर हम बनने वाले हैं या मैथमेटिक्स टीचर बनने वाले हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं, हम कह लें डाल्टन के परमाणुवाद और आधुनिक परमाणुवाद में तुलना करना, है ना। डाल्टन्स की है ना एटॉमिक थ्योरी है और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, अगर हम दोनों में कंपेयर कर पाए तो हम कह सकते हैं कि ये मूल्यांकन का काम है। ठीक है, अगर हम इसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाए तो क्या बना सकते हैं? लर्नर विल एबल टू जस्टिफाई वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, या learner will able to justify various type of flower। छात्र विभिन्न फूलों के औचित्य को परिभाषित कर सकेंगे, या हम कह सकते हैं छात्र फूलों के विभिन्न प्रकारों की तुलना कर सकेंगे। लर्नर विल एबल टू कंपेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हम इस तरह से बेटा इसके उद्देश्य हम बना सकते हैं
अब जो अगली स्लाइड आपके सामने आ रही है, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि एक तरह से स्लाइड समराइज वे में अब सारी चीजें आपके सामने आ गई। जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ब्लूम के टेक्सोनॉमी का जो ज्ञानात्मक पक्ष है, उस ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई ये स्लाइड है, और इस स्लाइड में बताया जा रहा है, एक तरह से आप समराइज वे में सारी चीजें सामने है। जैसे पहला लेवल क्या है इसका, पहला लेवल है ज्ञान, नॉलेज। अब नॉलेज के लिए अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आपको कौन कौन से प्रोवर यूज करने पड़ेगा, डिफाइन, सेलेक्ट, मेजर, लिस्ट, राइट, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, स्टेट। परिभाषा देना, चयन करना, कथन देना, मापन करना, प्रत्यास्मरण करना, सूची देना, पहचानना, लिखना। ठीक है। ऐसी बोथ से रिलेटेड क्या है, एक्सप्लेन, अल्सरेट, इंडिकेट, प्रेजेंट, फॉर्मुलेट, क्लासिफाई, सेलेक्ट, जज, इंटरप्रेट, ट्रांसलेट। व्याख्या करना, उदाहरण देना, संकेत करना, प्रस्तुत करना, प्रतिपादन करना, वर्गीकृत करना, निर्णय लेना, चयन करना, अर्थापन करना, अनुवाद करना। अगर हम प्रयोग की बात करें या एप्लीकेशन की बात करें या अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें क्या क्या है, प्रेडिक्ट, एसेस, कंप्यूट, कंस्ट्रक्ट, यूज, फाइंड, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन। पूर्व कथन, जांच करना, गणना करना, बनाना, प्रयोग करना, पाना, प्रदर्शन करना, उल्लेख करना। अब हम बात करेंगे बेटा एनालिसिस की बात करेंगे, एनालाइज, डिवाइड, कंक्लूड, कंपेयर, डिफरेंशिएट, क्रिटिसाइज, सेपरेट, जस्टिफाई। ऐसे ही हम बात करें अगर संश्लेषण की, तो संश्लेषण में कौन कौन से वर्ड हैं, संश्लेषण में वर्ड हैं तर्क करना, चयन करना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना, व्यवस्थित करना, पुनः कथन देना, सामान्यीकरण करना, संक्षिप्त करना। आर्गू, सेलेक्ट, डिस्कस, कंक्लूड, ऑर्गेनाइज, प्रेडिक्ट, जनरलाइज, समराइज। और मूल्यांकन के लिए कौन कौन से वर्ड हैं, जज, आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, अवॉइड, क्रिटिसाइज, डिफेंड। निर्णय लेना, पहचान करना, मूल्यांकन करना, दूर करना, आलोचना करना और बचाव करना। ठीक है। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के बेटा जो इसके 6 लेवल्स हैं, इन 6 लेवल्स की हमने बात की है, और इसका एक समराइज एक्शन वर्ब का चार्ट भी आपके सामने हमने इसको प्रेजेंट किया है। और ये सारी चीजें आपसे एक प्रैक्टिस वर्क कराने की उम्मीद कराती है, और प्रैक्टिस वर्क ये है कि आपको जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो 6 लेवल्स बताए गए हैं, उनके एक्शन वर्ब बताए गए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव आप बनाओ। उसके लिए करना ये है कि आप सभी 1 मिनट के लिए अपने माइंड पे जोर डालो और ये सोचो कि हम किस क्लास के, किस सब्जेक्ट के, किस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं अभी। ये सोचो ऐसे ही, तो कोई एक टॉपिक आ जाएगा और उस टॉपिक के लिए आप 6 ऑब्जेक्टिव बना के मुझे बताओ। 6 ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, एक ऑब्जेक्टिव ज्ञानात्मक पक्ष का, एक ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव जो है बोध पक्ष का, एक ऑब्जेक्टिव प्रयोग का, एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण का, एक संश्लेषण का और एक मूल्यांकन का। चलो इसमें आपको एक और सुविधा दे देते हैं, 6 की जगह 5 ही बनाओ। यानी जो 6 लेवल्स हैं, इन 6 लेवल्स में से किसी 5 लेवल्स का यूज करो और 5 ऑब्जेक्टिव बनाओ। आपके सामने एक्शन वर्ब सारे हमने बताए हैं,
उन एक्शन वर्ब्स को आप देख भी सकते हो, उसके बाद आप बना के हमें दिखाइए। ठीक है।